हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कक्षा 11 बायोलॉजी का अध्याय 1 जीव जगत के बारे में। जीव जगत चैप्टर का नाम है। आज इसमें हम लोग जानेंगे जीव क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जीव क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 जीव जगत के बारे में, और जीव क्या है इस प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। जीव जगत कैसा निराला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यह है कि हमारा जो जीव जगत है वह कैसा है, वह कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जीव जो हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके विस्तृत प्रकार हैं। ठीक है, तो जीवों की विस्तृत प्रकारों की जो श्रृंखला है वह विस्मयकारी है, हमें आश्चर्य करने वाली है। असाधारण वास, ठीक है, असाधारण वास जो नॉर्मल जीवन जहाँ संभव न हो ऐसा जगह असाधारण वास स्थान, चाहे वो ठंडे पर्वत हों, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि असाधारण वास में जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, जहाँ पर जिंदा रहना संभव नहीं है, फिर भी उस असाधारण वास स्थानों पर जीव रहते हैं और जिंदा रहते हैं। ये बातें जो हैं हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सरपट दौड़ते घोड़ों को अगर देखा जाए, बाहर से आने वाली प्रवासी पक्षियों को देखा जाए, घाटियों में खिलते हुए फूलों की सुंदरता और समुद्र में आक्रमण करती हुई शार्क की सुंदरता का विस्मय और चमत्कार हमें आह्वान करती है। हमें उसे देखकर विस्मय हो जाता है, चमत्कारिक हमें अनुभव होता है कि यह क्या हो रहा है। अर्थात जीव जगत जो है काफ़ी निराला है, काफ़ी सुंदर है, जिसमें तरह तरह की घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, हमें विस्मय उत्पन्न कर देती है, चमत्कार हमें अनुभव होता है। पारिस्थितिक विरोध, पारिस्थितिक विरोध अर्थात जहाँ पर जीव रह रहा है उसे विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वह वहाँ पे जिंदा रह सके, लेकिन वह अपने परिस्थिति को विरोध करके, जैसे ठंडे पर्वत पर अन्य जीवों का रहना संभव नहीं है लेकिन वहाँ पर भी जीव हैं, वे अपने परिस्थिति का विरोध करके जिंदा हैं। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग। पारिस्थितिक विरोध का सामना कर रहे हैं समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग। जो पॉपुलेशन के सदस्य हैं, जनसंख्या के जो सदस्य हैं, वे आपस में सहयोग की भावना से हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। ठीक है, जीवन क्या है उसको जानने के लिए अगर हम कोशिका लेवल पर भी चले जाएं तो उनमें जो आणविक मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, आणविक गतिविधि होती है, उसमें भी आपस में कनेक्शन होता है, वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इन सारी चीजों से हमें यह पता चलता है वास्तव में जीवन क्या है। ठीक है, इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। अगर वास्तव में जीवन क्या है इस बारे में सोचा जाए तो इस प्रश्न में दो प्रश्न आते हैं।
पहला जो है टेक्निकल है पहला आंसर, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इस उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। वास्तव में जीवन क्या है, इस प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। पहला जो प्रश्न है वह टेक्निकल है, तकनीकी है, जो जीव और निर्जीव क्या है इसका आंसर जानने की कोशिश करता है, सजीव और निर्जीव के बारे में। जबकि दूसरा प्रश्न जो है दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमें दार्शनिक प्रश्न पर विचार नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है इससे नहीं मतलब है। हमें सजीव और निर्जीव के आधार पर जीवन को परिभाषित करना है। वैज्ञानिक होने के नाते, विज्ञान पढ़ने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। ठीक है, तो हमें जो है जीव क्या है और यह निर्जीव से कैसे अंतर रखता है, इन प्रश्न का आंसर जो है हम खोजेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक, पहली हेडिंग जीव जगत की, जीव क्या है, और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जीव और निर्जीव में कैसे हम डिफरेंस करेंगे। देखते हैं जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन क्या है, सजीव क्या है, कैसे आप बताएंगे कि वह सजीव है, वह जिंदा है, और वह निर्जीव है, वह मरा हुआ है, कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं? तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे आप, जिसके आधार पे आप यह निर्धारित करेंगे कि यह सजीव है और यह निर्जीव है। अब हमारे दिमाग में कौन सी क्राइटेरिया आएगी, क्या हम देखेंगे, उसका कौन सा लक्षण हम उसमें देखेंगे जिस बेस पे कहेंगे कि वह सजीव है और वह निर्जीव है, उन्हीं बातों को चर्चा हम करेंगे। देखिए ध्यान से, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण को देखते हैं, जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर पाए जाने वाले लक्षण को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूलन क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जीवों के लक्षण क्या हैं, सजीवों के लक्षण क्या हैं, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में तुरंत यह बातें आएंगी कि जो वृद्धि करता हो, जो बढ़ता हो, वह सजीव होगा। जिनमें जनन करने की क्षमता हो, जिनमें पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाने की क्षमता हो, जिनमें अनुकूलन क्रिया करने की क्षमता हो, यह सारी अगर लक्षण जीव में है तो उसी को हम सजीव कहेंगे। यह लक्षण जीवों का है। ठीक है, तो वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना अथवा उनके अनुकूल क्रिया करना, यह सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये जो अद्भुत लक्षण हैं वे जीवों के हैं। ठीक है, अब जो है आप इसमें कुछ लक्षण को और शामिल कर सकते हैं। आप इस सूची में उपापचय, ठीक है, आप इसमें उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन, मूवमेंट आदि को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जीवों के लक्षण क्या हैं? जीवों को जानने के लिए कि वह सजीव है कि निर्जीव है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम वृद्धि, जनन, पर्यावरण प्रति संवेदना, अनुकूलन क्रिया के अलावा हम इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। आइए आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो अब हम लोग विस्तार से यह समझेंगे कि सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं जो निर्जीव से उन्हें डिफरेंट करते हैं, और कैसे हम उसको सजीव मान लेंगे और कैसे दूसरे को निर्जीव मान लेंगे इन क्राइटेरिया के आधार पर।
देखें स्टूडेंट्स, सभी जीव वृद्धि करते हैं। तो पहला हमने उठाया है किसको? वृद्धि को। ठीक है, कि अगर वह सजीव है तो उसमें क्या लक्षण होगा? उसमें वृद्धि, ग्रोथ का लक्षण होगा। तो सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ठीक है, तो सभी जीव वृद्धि करते हैं, तो हम वृद्धि किसे कहेंगे? ग्रोथ किसे कहेंगे? तो अगर जीव के भार में वृद्धि हो रहा हो, उसके वजन में वृद्धि हो रहा हो, बायोमास बढ़ रहा है उसका, या उसके नंबर्स में वृद्धि हो रहे हैं, संख्या में उसकी वृद्धि हो रही है, यह दोनों जो लक्षण हैं, ठीक है, यह जीवों के वृद्धि के लक्षण हैं। चाहे उसका भार बढ़ रहा हो या उसकी संख्या बढ़ रही हो। आइए देखते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो हैं, जिनकी शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, उनमें विभाजन कैसे होता है? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, उनमें कोशिका विभाजन जो है, पौधों की अगर बात की जाए तो उनमें जीवन भर होती रहती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है, पौधों में। जबकि प्राणियों में क्या होता है? प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है। प्राणियों में कोशिका का विभाजन जो है, वृद्धि जो है, वह कुछ आयु तक होती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणियों में, एनिमल की अगर बात की जाए, तो उनमें कोशिका विभाजन एक निश्चित समय तक, एक निश्चित आयु तक होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, जहां पर पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं और उसके जगह पर नई कोशिकाएं आती हैं, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका, अगर बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल, तो उनमें कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होता है। पौधों में तो यह वृद्धि जीवन पर्यंत होता रहता है, लेकिन प्राणियों में कुछ निश्चित आयु के बाद रुक जाता है। लेकिन फिर भी प्राणियों में कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि समाप्त होने वाली कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाएं आ सकें। ठीक है, अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव में। ठीक है, अभी तक हमने बहुकोशिकीय जीव की बात की, अब एक कोशिकीय जीव में वृद्धि कैसे होता है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे देख सकता है कि एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसको आप देख सकते हैं बड़ी सरलता से, सूक्ष्मदर्शी से। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रित संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। ठीक है, तो आप जो है पात्रित संवर्धन के माध्यम से कोशिकाओं को डिवाइड होते हुए देख सकते हैं, इनके नंबर को गिन सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी तथा पादपों में, ठीक है, अगर उच्च कोटि के प्राणी में आ जाएं, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। उच्च कोटि की प्राणियों की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम उच्च कोटि के प्राणियों और पादपों में, एनिमल एंड प्लांट्स में, वृद्धि और जनन यह एक पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं, स्पेशल एक्टिविटी है, वृद्धि और जनन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि
वृद्धि और जनन जो है अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी और पौधों में एक विशिष्ट घटनाएं हैं। ठीक, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। ठीक है, अभी आपने स्टार्ट में कहा कि जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना जो है यह दोनों वृद्धि के क्या है, द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। तो अगर जीव के भार में वृद्धि हो रहा है तो उसको भी वृद्धि समझा जाता है। ठीक है, जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं, ठीक है, यदि हम भार को ही वृद्धि का क्या मान लें, लक्षण, कि जिसका वजन बढ़ रहा है वह क्या होगा, सजीव होगा, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो यदि हम भार को वृद्धि का भी लक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भी भार में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर आप कहें कि वह सजीव है क्योंकि उसके भार में वृद्धि हो रहा है, तो भार में वृद्धि तो निर्जीवों में भी होता है। कैसे, देखें ध्यान से, पर्वत, गुलास्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। ये तो पर्वत है, वो भी वृद्धि करता है, उसके भार में वृद्धि होती है। गुलास्म, रेत के टीलों के भी भार में वृद्धि होती है। तो क्या इसमें वृद्धि आप देख रहे हैं हो रहा है तो इसको हम सजीव मान लेंगे? अभी आपने कहा कि वृद्धि जिसमें होगा, जिसके भार में वृद्धि होगी, भार इसका वेट बढ़ेगा, वह सजीव का लक्षण है। लेकिन पर्वत, गुलास्म, रेत के टीलों में भी वृद्धि होता है, उनके भी वेट इंक्रीज करते हैं, तो क्या उनको भी सजीव मान लेंगे? लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों की एकत्र होने के कारण होती है। जो वेट निर्जीवों में बढ़ रहा है वह वजन उनके सरफेस पर, सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होता है, जबकि जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव में डिफरेंस आप देख रहे हैं किस पर, भार के आधार पर, वजन के आधार पर। तो अगर वह सजीव है तो उसमें वृद्धि जो होगी वह अंदर से होती है, उसमें ग्रोथ जो होगा वह अंदर से होगा, जबकि निर्जीव में जो वृद्धि होगी वह उसके सरफेस पर, सतह पर पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण होगा। ठीक है, तो अगर सरफेस पे, सतह पे पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण अगर वृद्धि हो रहा है, भार बढ़ रहा है, तो उसे निर्जीव कहेंगे। अगर यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है तो उसे सजीव कहेंगे। ठीक है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो सजीव में भी हो रही है, निर्जीव में भी हो रही है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण, स्पेशल क्वालिटी नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, ठीक है, जीवों में यह लक्षण जो है वृद्धि का, भार बढ़ने का, जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। ठीक है, तो हमें वृद्धि को भार और संख्या के आधार पर अगर देखना है तो इसके लिए हमें उस परिस्थिति का भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, उस परिस्थिति के अध्ययन करने के बाद जहाँ पर इसका भार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, उस आधार पर विवेचना करके ही हमें यह जीव तंत्र के लक्षण के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जीवों का दूसरा लक्षण देखते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। ठीक है, तो अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों और पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं होती हैं। तो वृद्धि के बारे में आपने समझा, अब आते हैं जनन के बारे में देखते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। ठीक है, अगर वह सजीव है तो वह जनन करेगा। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अगर वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो जनन की व्याख्या हो जाती है। समझे ध्यान से, बहुकोष की जीवों में जनन का अर्थ
अगर बहुकोश की जीव हैं, पौधे हैं, एनिमल हैं, तो उनमें जनन का क्या अर्थ होता है? अपनी संतत उत्पन्न करना, जिसके लक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, तो बहुकोश की जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतान को उत्पन्न करना, अपनी संतत को उत्पन्न करना, जिसके लक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनन जो है वह जीवों का एक अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोश की जीवों में जनन का अर्थ जो है अपनी संतानों को उत्पन्न करना है, जिनके लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। अतः निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक है, जीव जो हैं वह अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे फंजाई, कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से फैल जाते हैं। ठीक है, जीव जो हैं वह अलैंगिक जनन भी करते हैं। अलैंगिक जनन का उदाहरण आप देख रहे हैं कि फंजाई में, कवक में जो लाखों अलैंगिक बीजाणु को उत्पन्न करते हैं और उस बीजाणुओं की मदद से वह सरलता से फैल जाते हैं। अगर निम्न कोटि की बात की जाए, निम्न कोटि के जीव जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, निम्न कोटि के जीव ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसमें मुकुल्स निकलते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं जो कट के अलग हो जाते हैं और नया जीव बना लेते हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लनेरिया, प्लनेरिया जो क्या होता है, एक चपटा कृमि होता है, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। प्लनेरिया में क्या होता है, वास्तविक पुनर्जनन होता है। अर्थात अगर प्लनेरिया का शरीर कहीं से कट जाए, खंडित हो जाए, तो उस खंडित शरीर से नया प्लनेरिया बन जाता है। ठीक है, प्लनेरिया जो एक चपटा कृमि है में वास्तविक पुनर्जनन होता है। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है, पुनः जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो फंजाई तंतुमयी शैवाल हो, मांस हो का जो प्रथम तंतु होता है, प्रोटोनिमा जो होता है, वह सभी विखंडन द्वारा वृद्धि करते हैं, विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, जब हम एक कोश की जीवों जैसे जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, एक कोश की शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम एक कोश की जीव को लें, जैसे कि जीवाणु, एक कोश की शैवाल, अमीबा को लें, तो वहाँ पर जनन कैसे होगा, संख्या कैसे बढ़ेगी, तो वृद्धि पर्यायवाची है। जनन की वृद्धि क्या है, वहाँ पे पर्यायवाची है। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उसको जनन कहेंगे। ठीक है, हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। वृद्धि किसे कहेंगे, तो इसके लिए आपने कहा कि जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो, भार में वृद्धि हो, तो उसे वृद्धि कहेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है, अगर एक कोश की जीव देखा जाए, जैसे जीवाणु आपने देखा, एक कोश की शैवाल, अमीबा, वह अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, अर्थात उनमें जनन हो रहा है या फिर उनमें वृद्धि हो रहा है क्योंकि संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि और जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है।
ठीक है, कि किसको वृद्धि कहा जाए, किसको जनन कहा जाए। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सजीवों के लक्षण में जनन एक लक्षण है। सजीव जो है वो जनन करता है, वह सजीव होगा। लेकिन तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, तो क्या उनको सजीव नहीं कहेंगे? जैसे खच्चर, जैसे खेसर, बाध्य कामकर मधुमक्खी, ठीक है, जो वर्कर मधुमक्खी होती है, अनुअर मानव युगल, ऐसे मानव जोड़े जो जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं आदि। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? इनमें तो जनन नहीं हो रहा है, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इनको किस में रखेंगे? सजीव में रखेंगे कि निर्जीव में रखेंगे? अर्थात इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जनन भी जो है वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण, स्पेशल लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जैसे वृद्धि जो है वह जीवों का स्पेशल, सजीवों का स्पेशल लक्षण नहीं हो सकता है, उसी तरह जनन भी जीवों की समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम होता है। ठीक है, कोई भी निर्जीव वस्तु है तो जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में क्या होता है? अक्षम होता है, वो अपना प्रतिलिपि नहीं बना पाता है, जनन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर हम सजीवों का विशिष्ट लक्षण देखें कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें हम वृद्धि को शामिल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ कंडीशन अप्लाई करके। ठीक है, अगर हम जनन को विशिष्ट लक्षण लें सजीवों का, तो उसको भी हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जीवों के दूसरे लक्षण, जैसे कि उपापचयन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। यह देखते हैं कि यह लक्षण सजीव का है कि निर्जीव का है। ठीक है, सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी जीव किससे बने होते हैं? रसायन से बने होते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं सजीव और निर्जीव में कैसे हम डिफरेंस करेंगे। तो हमने आपको दो अभी आप समझाया कि सभी जीव जो हैं सजीव हैं तो वृद्धि करते हैं, और सजीव है तो उनमें जनन होता है, और उसको हमने विशिष्ट लक्षण पे दोनों को नहीं लिया। ठीक है, अब हम अगले लक्षण की चर्चा करेंगे जो है उपापचयन के बारे में। इसको हम दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।